अरमान घर की घंटी बजाता है और हेतल इस बार भी देर से दरवाजा खोलती है। मम्मी जी, आपने पिछली बार भी 15 मिनट के बाद दरवाजा खोला था और आज भी पूरे 10 मिनट लगाए, जबकि मैंने खिड़की से आपको कोई भारी भरकम बैग कमरे में लेकर जाते हुए देखा। आखिर क्या है उस बैग में जो आपको उसे कमरे में रखने के लिए पूरे 10 मिनट लग गए? वो हेतल के अब पसीने छूटने लगते हैं। अरे तुम्हें उससे क्या मतलब है? ये मेरा घर है, उसमें मैं कुछ भी कहीं भी रखूं और कितनी भी देर लूं रखने में। उस बैग में मेरा पुराना सामान रखा हुआ है। वैसे तुम यहाँ पर अपना मुंह उठाकर वापस क्यों चले आए हो? मैं आपको आपकी ये पर्स लौटाने आया हूँ। ये लीजिए। मेरी पर्स तुम्हारे पास कैसे आई? आप जब कैफे में आई थी तब वहां पर तमाशा करते करते अपना पर्स भूल गई, इसीलिए गुस्से को अपनी जगह पर रखकर मैं आपको ये पर्स लौटाने चला आया। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी पर्स खोलकर तुमने कहीं देखा तो नहीं ना? ऐसे घटिया काम में नहीं करता। रखिए अपनी पर्स। फिर अरमान हेतल को वो पर्स देकर वहां से निकल जाता है, लेकिन उसे ये बात अंदर ही अंदर खाई जाती है और वो ये बात चाहत को बताता है। हाँ चाहत, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मम्मी जी मुझसे कुछ छुपा रही है। अरे अब तो 2 बार हो गया है। वो दरवाजा खोलने में 10 से 15 मिनट लगाती है, और तो और आज उन्होंने बैग भी छुपाई, और वो बैग काफी भारी भी थी। कहीं ईशा के गायब होने के पीछे मम्मी जी का तो हाथ नहीं? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अरमान? वो ईशा की माँ है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वैसी बात नहीं है चाहत। ईशा और मम्मी जी के बीच इतनी भी नहीं जमती थी। मम्मी जी ईशा और भाभी के बीच में काफी भेदभाव किया करती थी, और जब भी ईशा अपने मायके जाती वो रूठ कर या झगड़े कर कर ही लौटती थी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। क्या सच में? हाँ चाहत, अब तुम भी सोचो ना, अगर ईशा को घर छोड़कर जाना ही था तो वो अपने मायके ही चली जाती ना। लेकिन नहीं, वो अपने मायके भी नहीं गई, वो तो कहीं और ही चली गई है। या फिर उसे किसी ने गायब करवाया है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक वो चिट्ठी ईशा ने नहीं बल्कि किसी और ने लिखी है। देखो अरमान, मैं समझ सकती हूँ। ईशा की मम्मी को बैग कमरे में रखते हुए देखकर और उनके व्यवहार में अजीब सा बदलाव देखकर तुम्हें उन पर शक होने लगा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक माँ ही अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। अरे अगर आंटी जी ने उसे गायब भी किया हो तो वो ऐसा क्यों करेगी? आखिर क्या वजह हो सकती है? लेकिन चाहत, प्लीज अरमान, अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ा। ईशा की तलाश करने के लिए पुलिस जी जान लगा रही है, इसीलिए तुम उन सब बातों से दूर रहो और अपने आप को किसी न किसी काम में व्यस्त रखो, वरना तुम्हारी शारीरिक और मानसिक सेहत बिगड़ती जाएगी। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ चाहत, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। तो फिर चलो, हमारा ब्रेक खत्म हो चुका है, कल के प्रेजेंटेशन की तैयारी भी करनी है। हाँ चाहत, चलो। अब पुलिस ईशा की सहेलियों से पूछताछ करना शुरू करती है। तो बताइए, ईशा का अपनी सारी सहेलियों के साथ कैसा रिश्ता है? अच्छा, बुरा या ठीक ठाक? सर, हम सभी सहेलियों में से ईशा सबसे ज्यादा अच्छी लड़की है। वो हम सबको अपनी बहनें ही मानती है। हाँ सर, वो कभी किसी को परेशान नहीं करती थी और सबकी खुशी का बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन बस एक ही लड़की थी जो उसके साथ हमेशा झगड़ती रहती थी। क्या? कौन है वो लड़की? बताओ उसके बारे में। उसका नाम सुनैना है। वो ईशा से बहुत जलती थी, क्योंकि ईशा बहुत सुंदर थी और साथ ही हर किसी की पसंदीदा भी थी। हाँ सर, ऐसी एक भी किट्टी पार्टी नहीं गई थी जिसमें ईशा और सुनैना की लड़ाई ना हुई हो। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले जब हम सब मिले थे तब भी उन दोनों के बीच खूब लड़ाई हुई थी, लेकिन हर लड़ाई में गलती सिर्फ सुनैना की ही होती थी। हर बार उसे ईशा की किसी न किसी बात से जलन होती थी और वो जलन गुस्से में निकल आती। बहुत बुरी लड़की है वो। क्या? लेकिन पिछली बार जब उन दोनों की लड़ाई हुई तो वो किस विषय पर हुई थी? क्या तुम दोनों मुझे वो विस्तार में बता सकती हो? हाँ सर, क्यों नहीं। उस दिन ईशा ने बहुत सुंदर ड्रेस पहना था जो उसे अरमान ने दिया था,
और वो अपनी बाली की ट्रिप की तस्वीरें दिखा रही थी, जिसे देखकर सुनैना को बहुत जलन हुई और उसने जानबूझकर ईशा की ड्रेस पर ड्रिंक गिराई, जिस पर ईशा ने उसे बहुत डांटा और यहीं से उनका झगड़ा बहुत बढ़ गया। अच्छा ठीक है, तुम दोनों ने हमें जितनी भी जानकारी दी उसके लिए बहुत धन्यवाद। फिर इंस्पेक्टर वहां से चले जाते हैं और बाहर आकर, सर, इस सुनैना का हमें पता लगाना होगा। वो ईशा से हमेशा जलती थी और साथ ही उससे हमेशा लड़ती थी। कहीं दुश्मनी के चक्कर में उसने ही ईशा के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। हाँ, शायद तुम्हारी बात सही है, हमें उसका पता लगाना होगा। फिर पुलिस सुनैना को ढूंढने लगती है और वो उसके घर पहुंचते हैं। दरवाजा खोलो सुनैना, पुलिस का सामना तो तुम्हें करना ही होगा। दरवाजा खोलो। पुलिस? नहीं, मैं पुलिस के सामने नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ से भागना होगा, वो भी अभी की अभी। सुनैना, दरवाजा खोलो, वरना हमें जबरदस्ती ये दरवाजा तोड़ना होगा। लेकिन सुनैना फटाफट अपना फोन लेकर घर के पीछे की खिड़की से बाहर निकलकर भाग जाती है और जब पुलिस दरवाजा खोलकर अंदर आती है तब उन्हें सुनैना नहीं मिलती। सर, लगता है सुनैना भाग गई। वो देखिए, पीछे की खिड़की खुली हुई है। अगर ये भागी है तो इसका मतलब जरूर ईशा के लापता होने के पीछे सुनैना का ही हाथ होगा, वरना वो डटकर पुलिस का सामना करती। हमें सुनैना को पकड़ना होगा, वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जल्दी गाड़ी निकालो। फिर पुलिस सुनैना को ढूंढने निकलती है पर वो दूर दूर तक उन्हें नहीं मिलती। फिर वो लोग फिर से ईशा के मोहल्ले में अरमान से मिलने आते हैं, लेकिन तभी ऑफिसर की नजर एक दुकान के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा पर जाती है। ये देखिए सर, इस दुकान के बाहर तो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। क्या? लेकिन उस दिन जब हम पूरे मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरास ढूंढ रहे थे तब हमारी नजर इस पर क्यों नहीं गई? सर, अब जब हमें कैमरा दिख गया है तो हमें इस दुकान वाले से बात करके फुटेज चेक करनी चाहिए। हो सकता है उसके द्वारा हमें कोई सुराग मिले। फिर वो दोनों सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो उसमें दोपहर के समय में सुनैना ईशा के घर के अंदर जाते हुए दिखाई देती है। देखो, सुनैना ही गई है ईशा से मिलने। जरूर ईशा के गायब होने के पीछे इसी का हाथ होगा। और आगे करो। नहीं सर, इसके आगे की फुटेज नहीं दिख रही। कैमरा पर अचानक से हवा के झोंके से एक काला दुपट्टा उड़कर आ गया, इसीलिए उस दिन की सिर्फ दोपहर के समय तक की ही फुटेज है। चलो कोई बात नहीं, हमें इस फुटेज से ये तो पता चल ही गया है कि सुनैना ही वह शख्सियत है जिसने ईशा को गायब किया है। अब बस हमें किसी भी हाल में सुनैना को ढूंढ कर निकालना है। तुमने उसके फोन का लोकेशन ट्रैक किया कि नहीं? हाँ सर, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। शायद वो आउट ऑफ नेटवर्क एरिया में हो, लेकिन मैं हर 15 मिनट में लोकेशन ट्रेस कर रहा हूँ। कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा। और वैसे भी हमारी पूरी टीम तो उसे ढूंढने में ही लगी हुई है। फिर जब अरमान और चाहत को इस बारे में पता चलता है तभी मुझे लगा नहीं था कि जिस सहेली के साथ उसकी लड़ाई होती थी उसी ने मेरी ईशा के साथ गलत किया है। मुझे पहले से ही ईशा को उस सुनैना से दूर रखना चाहिए था। चाहत, अब मुझसे ये सब नहीं हो पा रहा। ईशा और माँ के बिना जीना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। काश मैं ईशा को समझ पाता और उससे कभी लड़ाई नहीं करता। सब कुछ ठीक हो जाएगा अरमान, मुझे पूरा भरोसा है। देखना, ईशा तुम्हें वापस मिल जाएगी और इस बार जब वो तुम्हें मिलेगी तब तुम उसे कभी अलग मत होने देना और अपने रिश्ते की नई शुरुआत करके उसे अच्छे से निभाना। हाँ चाहत, मैं अपनी ईशा को अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगा, लेकिन वो बस मुझे मिल जाए। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन सुनैना का कुछ पता नहीं चलता। ना जाने कहाँ चली गई है वो सुनैना। आप लोगों को उसके पीछे भागकर उसे पकड़ना चाहिए था ना। हेतल जी, हमने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। अरे उसका कोई परिवार वाला नहीं है क्या? नहीं, जहां तक हमें पता चला है वो इस शहर में अकेली ही रहती है। वो एक अनाथ लड़की है, जिस कारण उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। हे भगवान! सर, ये देखिए, उसका लोकेशन मिल गया है।
वो अभी फतेहनगर के बड़े बाजार में है। ये देखिए, मुझे अभी अभी उसका लोकेशन ट्रेस हुआ है। लगता है वो आउट ऑफ नेटवर्क एरिया से बाहर आ गई है। ठीक है, चलो जल्दी से उसे बड़े बाजार जाकर पकड़ लेते हैं। फतेहनगर हमारे पुलिस थाने से काफी दूर नहीं है, पास में ही है। जल्दी चलो। फिर पुलिस बड़े बाजार पहुंचती है, जहां पर वो सुनैना को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। बताओ, ईशा कहाँ पर है? मुझे नहीं पता सर कि ईशा कहाँ पर है। झूठ मत बोलो सुनैना, हमने सीसीटीवी फुटेज में चेक किया है। जिस दिन वो गायब हुई है उस दिन तुम मुझसे मिलने उसके घर गई थी, वो भी भरी दोपहर में। हाँ सर, मैं इस बात को मानती हूँ कि मैं उस दिन ईशा से मिलने गई थी, क्योंकि मुझे उससे माफी मांगनी थी। ईशा और मेरी हमेशा से लड़ाइयाँ हुई है, और बार बार लड़ाई होने के बाद भी ईशा कुछ दिनों के बाद मेरे साथ अच्छे से पेश आया करती थी। एक मैं ही थी जो हमेशा बुरी बनती थी। इसलिए मैंने सारा गुस्सा एक तरफ रखा और उस दिन मैं उससे मिलने गई, उसके जन्मदिन के अवसर पर। उससे सारे गिले शिकवे दूर करके एक नए रिश्ते की शुरुआत करने। चुप रहो सुनैना, झूठी कहानियां बनाना बंद करो। नहीं सर, मैं कोई झूठी कहानी नहीं बना रही हूँ, मैं सब सच बोल रही हूँ। मैंने उस दिन उससे माफी मांगी और उसके बाद उसने हमेशा की तरह दिल बड़ा रख के मुझे माफ भी कर दिया और मुझे अपने हाथ की बनी मिठाई भी खिलाई। और हम दोनों के बीच में सब ठीक होने के बाद मैं वहां से निकल आई। और अगर आपको मेरा यकीन ना हो तो मैं आपको अपने फोन से बुक की हुई टैक्सी की डिटेल्स भी दिखा सकती हूँ। ये देखिए, इसमें टैक्सी ड्राइवर का नंबर भी मौजूद है। आप चाहो तो उससे भी बात कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है तो तुम उस दिन हमारे आते ही भाग क्यों गई? क्योंकि मैं डर गई थी सर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। इसीलिए मैं वहां से भागकर सीधे फतेहनगर पहुंची और वहां पर एक आउट ऑफ नेटवर्क एरिया वाले होटल में रुक गई। देखो सुनैना, तुम्हारी कई बातों पर हमें 1% भी विश्वास नहीं हो रहा। तुम अब भी पुलिस की नजर में हो, और जब तक हमें तुम्हारे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन तब तक तुम्हें इस शहर में ही रहना होगा जब तक ईशा का कोई पता नहीं चल जाता। तुम ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। ठीक है सर, मैं जानती हूँ कि आप अपनी ड्यूटी निभा रहे हो, लेकिन मैं ईशा के साथ इतना गलत भी नहीं कर सकती। मैं भी उसके जल्द से जल्द वापस मिलने की प्रार्थना कर रही हूँ, ताकि वो सबको बता सके कि मैं गलत नहीं हूँ और मैंने उस दिन उससे माफी भी मांगी थी। इतना कहकर सुनैना वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन पुलिस अरमान के घर आकर उसे सारी जानकारी देते हैं, और तभी अरमान देखता है कि हेतल ने अपने गले में ईशा का हार पहना हुआ है। ये हार, लेकिन ये तो ईशा का हार है, और ये तो मैंने ही ईशा को उसके जन्मदिन के 1 हफ्ते पहले दिया था। और मम्मी जी तो ईशा को पिछले 1 महीने से मिली भी नहीं है, तो मम्मी जी तक ये हार पहुंचा कैसे? अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। हाँ विक्रम सर, मैं सच में आपसे प्यार करने लगी हूँ। पहले जब आपको मुझसे प्यार हुआ तब मुझे सब कुछ एकदम अजीब और अलग सा लगा, लेकिन अब जब मुझे आपसे प्यार हुआ है तब जाकर मुझे प्यार का असली मतलब समझ आया है। सिया, आपने सही कहा था सर, प्यार ना तो कोई उम्र देखता है और ना ही कुछ और। वो तो एक सुंदर एहसास होता है जो बेवजह कभी भी किसी से भी हो सकता है। शुक्रिया सिया, लेकिन तुम्हें पता है मुझे ये सब किसी सपने के बराबर लग रहा है। लेकिन ये कोई सपना नहीं है सर, बल्कि हकीकत है। हाँ सिया, अब जब हम दोनों फाइनली एक दूसरे से प्यार करते हैं तो प्लीज मुझे पहले ये सर कहना बंद करो और विक्रम ही कहो। वो सुनने में मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है सर, मेरा मतलब विक्रम। लेकिन सबसे पहले हमें ये सब जाकर अपने अपने घर वालों को बताना होगा, और उनकी रजामंदी से ही सब कुछ होगा, क्योंकि हम दूसरों का दिल दुखाकर एक हो जाए
ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। मुझे भी सिया। माँ तो मान जाएगी, लेकिन अंश का पता नहीं। मुझे तो बस उसी की चिंता है। फिर विक्रम और सिया अपने अपने परिवार वालों को जाकर सारी बातें बताते हैं। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो ना? तुम्हें एक बूढ़े आदमी से प्यार हुआ है? सिया बेटा, ये सही नहीं है। मैं तेरे प्यार को गलत नहीं कह रही, लेकिन लोग क्या कहेंगे? इस समाज में रहने के लिए समाज के उसूलों से ही जीना पड़ता है बेटा। हाँ सिया, माँ जी एकदम सही कह रही है। तुम्हारा और विक्रम साहब का प्यार एकदम गलत है, और तुम दोनों की उम्र के बीच में पूरे 20 से 25 साल का फर्क है। देखो सिया, तुम ये रिश्ता अभी के अभी तोड़ दो, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। नहीं भैया, ऐसे कैसे तोड़ दूं मैं ये रिश्ता? मैं जानती हूँ कि आप लोगों के लिए ये सब जानना और समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्यार उम्र देखकर नहीं किया जाता। पहले मेरी भी सोच आप लोगों की तरह ही थी, पर फिर जब मुझे विक्रम से प्यार हुआ, उसके बाद मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। उन्होंने मेरा हर मुश्किल में साथ दिया है, आप सबका साथ दिया है। फिर चाहे वो अंजू भाभी को उन आदमियों के चंगुल से बचा कर हो, या फिर माँ को जब डेंगू हुआ हो तब का हो, लेकिन उन्होंने मेरा हर वक्त साथ दिया है। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। और माँ, आपके और पापा की उम्र के बीच में पूरे 10 साल का फर्क है, फिर भी आप दोनों में अटूट प्यार है। आज तक आप पापा को कितना याद करती हो, और ये बात हम सबको समझनी होगी कि प्यार हमेशा दो आत्माओं के बीच होता है। और रही बात समाज की, तो लोगों का क्या है माँ? लोग तो बस बातें ही बनाते हैं। हाँ बेटा, वो तो है। और तेरी बातें सुनकर अब मुझे भी यही लग रहा है कि तू सही कह रही है। और तू और विक्रम जी अगर दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो, तो मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों उदय बेटा? हाँ माँ। और सिया, हम सब है तुम्हारे साथ। और धन्यवाद सिया, हमारी सोच को अपनी बातों से बदलने के लिए। हम सबको ये बात पहले से पता थी, लेकिन बस उस बात का एहसास दिलाने वाला कोई था ही नहीं। लेकिन अब हमें भी एहसास हो चुका है कि प्यार की असली परिभाषा क्या है। सिया के घर वाले तो राजी हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ, आई नो अंश बेटा, ये सब तुम्हारे लिए एकदम अजीब होगा, क्योंकि सिया यानी तुम्हारी होने वाली दूसरी माँ तुमसे केवल 6 से 7 साल बड़ी है। लेकिन बेटा, एक बार मेरे बारे में भी सोचना, और फिर देखो तुम्हें क्या सही लगता है और क्या गलत। और अंश बेटा, तेरी माँ हमेशा यही कहा करती थी कि मेरे जाने के बाद अकेले मत रहना। अकेलापन इंसान को जीते जी मार देता है। जीवन में एक जीवन साथी का होना बहुत जरूरी होता है। और सिया में एक अच्छी बहू होने के सारे गुण हैं। वो एक अच्छी बीवी, बहू और माँ, तीनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकती है। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। अरे दादी और पापा, आप दोनों को मुझे इतना समझाने और सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें पापा की खुशी है, उसी में मेरी खुशी है। हाँ, वो बात तो अलग है कि सिया और मुझ में माँ बेटे जैसा रिश्ता कभी नहीं बन पाएगा, लेकिन हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं, जैसे कि हम अब भी हैं। थैंक यू सो मच बेटा। अरे क्या पापा, आप भी। इस तरह से अंश और सुलेखा भी विक्रम और सिया के रिश्ते को अपना लेते हैं, जिसके बाद सबकी सहमति से वो दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर शादी के कुछ दिनों बाद वो दोनों हनीमून पर चले जाते हैं। विक्रम, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें नाइट शो देखने जाना है। हमारे रिसोर्ट के बाकी लोग भी जा रहे हैं। ओह नो, ये तो सो गया। सिया को बहुत बुरा लगता है, और तभी उसे अपने परिवार वालों की बातें याद आती है। विक्रम उम्र में मुझसे काफी बड़ा है। कहीं पहले पहले जो सबने कहा था वो सच ना हो जाए। कहीं वाकई में ये उम्र हम दोनों के बीच में दरार ना ला दे। अरे नहीं नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ। हम दोनों ने सुबह से कितनी सारी एक्टिविटीज की है। विक्रम तो क्या, अब तक तो मैं भी थक चुकी हूँ। सिया अपने मन से बुरी बातों को हटाकर अच्छी बातों पर ध्यान देती है, और वो भी विक्रम के साथ सो जाती है। फिर हनीमून से लौटने के बाद
एक दिन जब वो दोनों एक परफ्यूम शॉप में जाते हैं, तभी, ये लीजिए मैडम, मैंने आपके परफ्यूम पैक कर दिए हैं। बिल आप पे करेंगी या आपके पापा? क्या? अरे ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं इनका पापा नहीं हूँ, बल्कि पति हूँ। क्या? सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। मुझसे गलती हो गई। जरा ध्यान से काम किया करो, वरना तुम्हारी नौकरी खतरे में चली जाएगी। समझे कि नहीं? रहने दो ना विक्रम, अब उसे कैसे पता होगा हमारे बारे में? इट्स ओके। फिर विक्रम पैसे दे देता है और वो लोग वहां से निकल जाते हैं। दोनों को एक कपल की तरह साथ में चलते देखकर दुनिया उन्हें बड़ी अजीब नजरों से देखने लगती है। कुछ दूर पार्क में चलते चलते उन्हें एक बच्चा दिखाई देता है और उस बच्चे को देखकर सिया उसे देखती ही रहती है। यही सोच रही हो ना कि हम पेरेंट्स कब बनेंगे? अरे नहीं विक्रम, मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी। देखो सिया, जहां तक मैं जानता हूँ, माँ बनने के लिए जरूरी नहीं है कि हम एक बच्चे को ही जन्म दें। और भी कई सारे रास्ते हैं और हम भविष्य में चलकर पेरेंट जरूर बनेंगे। हाँ विक्रम, जरूर बनेंगे, लेकिन फिलहाल मेरा मन कर रहा है कि हम दोनों ठेले के पकोड़े खाएं। क्यों, खाओगे ना तुम भी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर विक्रम और सिया दोनों पकोड़े खाने चले जाते हैं। तुम ठीक तो हो ना? हाँ सिया, अभी मैं ठीक हूँ, थैंक यू। माफ कर दो विक्रम, मैं भूल ही गई थी कि तुम्हारी उम्र के हिसाब से इतना तला भुना खाना सही नहीं होगा। अरे नहीं सिया, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो दोनों जब जाने लगते हैं, तभी पास के दो आदमी आपस में बतियाने लगते हैं। अरे इस लड़की ने तो एक बूढ़े आदमी के साथ शादी कर ली। पता नहीं आजकल के जमाने में क्या क्या हो रहा है। अरे भाई, जरूर पैसे के लिए की होगी शादी। आजकल की ज्यादातर लड़कियां ऐसे ही करती हैं। पैसा फेंक, तमाशा देख। उन दोनों आदमियों की बातें सुनकर विक्रम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों को बहुत मारता है। अरे ओ बुड्ढे, पागल हो गया है क्या? अरे पागल तो तुम लोग हो, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इस तरह से बात करने की? अरे अगर इतनी ही तुझे मिर्ची लग रही है तो फिर तूने इसके साथ शादी ही क्यों की? शट अप। अगर एक और शब्द भी बोला ना तो इधर के इधर ही हड्डी पसली एक कर दूंगा। विक्रम, विक्रम प्लीज शांत हो जाओ, और तुम दोनों अपने काम से काम रखो ना। कोई कुछ भी करे, उससे तुम दोनों को क्या करना है? दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम दोनों की अकल ठिकाने लगाऊंगी। उन दोनों की बातें सुनकर वो दो आदमी वहां से चले जाते हैं और घर जाकर, देखो कितनी चोट लगी है तुम्हें विक्रम। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें उन दोनों को मारने की? अरे तो फिर मैं क्या करता सिया? वो दोनों तुम्हारे बारे में कैसे कैसे बात कर रहे थे, मैं उनकी बातें क्या चुपचाप सुन लेता क्या? आई नो विक्रम, खून खोलता है, लेकिन समाज में ऐसे तुम कितनों को मारोगे? लोग तो बस बोलते ही रहेंगे, लेकिन हमें और हमारे अपनों को पता है ना कि हमारा रिश्ता कितना सच्चा है, तो हमें दूसरों को वो सब साबित करने की क्या जरूरत है? फिर भी सिया, मुझे उनकी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। देखो विक्रम, तुम ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दो और ये लो, ये हल्दी वाला दूध पीकर सो जाओ। और तुमने अपनी बीपी की दवाई ली कि नहीं? नहीं ली होगी। सच में विक्रम, मेरे आने के बाद से तुम तो एकदम लापरवाह हो चुके हो। अरे अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि तुम जो हो मेरे पास। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या? हाँ हाँ, ऐसी ही बात है। सिया अब विक्रम के कंपनी की दूसरी हेड बन जाती है और वो दोनों अब साथ में खूब मेहनत करके कंपनी को आगे ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। फिर एक दिन जब सिया अपने मायके जाती है, तभी, अरे बिंदु काकी, मीनल, कैसी हो आप दोनों? अरे हम जैसे भी हो, तुझे उससे क्या लेना देना? और खबरदार जो मेरी बेटी से मिली तो। अरे लेकिन काकी, नमस्ते दामोदर भैया। अरे अजीब बात है,
सिया से ना तो दामोदर दूध वाला और ना ही बिंदु कोई भी ठीक से बात भी नहीं करता और सब उससे मुंह फेर कर चले जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है माँ? दामोदर भैया जो दूध बेचते हैं उन्होंने भी मुझसे देखकर मुंह फेर दिया, और तो और बिंदु काकी, उन्होंने भी मुझे खामखा सुना दिया। अरे सिया बेटा, अब हमसे मोहल्ले में कोई बात नहीं करता। जो बिंदु हमारे घर पर दिन में 50 बार आया करती थी, अब तो वो हमारी तरफ देखती भी नहीं है। और तो और दामोदर भी हमारे यहाँ दूध देने नहीं आता है। सबको यही लगता है कि हम लोग गलत थे। जब से तेरी शादी हुई है तब से यही हाल है बेटा। क्या? अरे कैसे बेवकूफ लोग हैं ये। बाप रे, माफ कर दीजिए माँ। मैं तो शादी करके अपने ससुराल चली गई, लेकिन पीछे से आपको हजारों ताने सुनने मिले होंगे जो तीर की तरह आपके दिल को चीर गए होंगे। अरे नहीं बेटा, तू अब ऐसी बातें मत कर। दुनिया चाहे हमें लाख ताने दे दे, लेकिन मुझे, उदय और अंजू बहू को उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तेरे और विक्रम जी के प्यार को समझते हैं और हम तुम दोनों के साथ हैं। इसीलिए ना तो तुझे बुरा मानने की जरूरत है और ना ही शर्मिंदा होने की। तुम दोनों ने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है, क्योंकि कुछ लोगों को और उनके नजरिए को हम कभी नहीं बदल सकते, और ये सारी बातें तुम उन पर ही छोड़ दो। शुक्रिया माँ, आपने सच में मेरा बहुत साथ दिया है। सिया अब भावुक होकर जमुना के गले लगती है। फिर एक रात जब सिया विक्रम की कॉफी बनाकर लाती है, तभी वो देखती है कि विक्रम फर्श पर बेहोश पड़ा है, और उसे इस हालत में देखकर सिया के हाथ से कॉफी छूट जाती है। विक्रम, आंखें खोलो विक्रम। ओह गॉड, ये क्या हो गया? विक्रम! सिया की आवाज सुनकर अंश वहां पर आता है। क्या हुआ सिया? देखो ना अंश, मैं अभी अभी कमरे में आई और देखा कि विक्रम फर्श पर बेहोश पड़े हुए हैं। तुम घबराओ मत सिया, हमें पापा को फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ अंश, जल्दी चलो। सिया बहुत घबरा जाती है और वो दोनों उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, लेकिन इस बारे में वो सुलेखा से कुछ भी बात नहीं करते। अंश, विक्रम को कुछ होगा तो नहीं ना? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ सिया, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और सबसे पहले तो तुम अपने आप को संभालो। आओ, बैठ जाओ यहाँ पर। सिया के चेयर पे बैठने के बाद अंश उसको पानी पिलाता है। देखो सिया, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम ही इस तरह से डर जाओगे तो कैसे चलेगा? तभी वहां पर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे है विक्रम? विक्रम जी को हार्ट अटैक आया है। क्या? हार्ट अटैक की बात सुनकर अंश और सिया एकदम चौंक जाते हैं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस अखबार की न्यूज़ का पता लगा कर ही रहूंगी। इंटरनेट पर इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ होगा। इस हेडलाइन को देखकर मेरे पसीने छूट रहे थे। जरूर इस न्यूज़ का मेरी जिंदगी से कोई ना कोई नाता है जो मुझे याद ही नहीं आ रहा। पिया उस अखबार की न्यूज़ का पता लगाने जा ही रही होती है कि तभी हवा के झोंके के कारण वो अखबार उड़कर कहीं खो जाता है, और बहुत ढूंढने के बाद भी वो प्रिया को नहीं मिल पाता। अरे नहीं, वो अखबार अचानक से कहाँ गायब हो गया? अब मैं क्या करूंगी? उस बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज़ के बारे में कैसे पता लगाऊंगी? क्या था उस फैक्ट्री का नाम? हे भगवान, अब तो मुझे वो भी याद नहीं आ रहा। मैं भी ना सच में पागल हूँ। तभी वहां पर अभी आता है। पिया, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कब से घर में ढूंढ रहा हूँ। अरे कुछ नहीं अभी, मैं तो बस गार्डन में हवा खाने आई थी। बहुत अच्छा मौसम है ना, इसीलिए। वो तो है पिया, लेकिन अभी हमें कंपनी पहुंचना होगा। आज क्लाइंट्स आने वाले हैं, इसीलिए मीटिंग में क्या क्या होगा
उसकी जाकर हमें तैयारी करनी होगी। ये डील हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए। ठीक है अभी, मैं अभी आती हूँ। तब तक तुम गाड़ी निकालो। फिर पिया और अभी ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन काम करते समय भी पिया का पूरा ध्यान बस उन्हीं बातों में था जो उसे बार बार याद आ रहा था। सारी बातों को मैं ऐसे ही नजरअंदाज नहीं करूंगी। हर रोज हर वक्त मुझे तो बस वही सारी बातें सताती रहती है। जब भी कुछ दिखाई देता है सब कुछ धुंधला सा नजर आता है। ना जाने वो कौन है आदमी और मेरा उससे क्या नाता है। बार बार वही क्यों दिखाई देता है मुझे। मेरे साथ ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर आते ही अचानक से ये सब क्या होने लगा। पिया, मैं तुम्हें कब से बुला रहा हूँ, पर तुम तो बस अपने ख्यालों में ही खोई हुई हो। क्या हुआ है? क्यों हर वक्त खोई खोई सी रहती हो? हाँ, कुछ नहीं अभी। मैं तो बस बाबूजी के बारे में सोच रही थी और कुछ नहीं। माफ करना। हाँ, चलो हम मीटिंग की तैयारी करते हैं। हाँ पिया, लेकिन अभी थोड़ा ध्यान देना। फिर एक दिन पिया अपने सास ससुर के कमरे के बाहर से गुजर रही होती है। तभी वो उन दोनों के झगड़े को देख लेती है। क्यों गगन, क्यों किया तुमने ऐसा? फिर से एक बार तुम्हारा किसी जवान लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। अपनी बकवास बंद करो मृदुला। बकवास नहीं, सच्चाई है ये। मैंने अपने आंखों से पढ़े हैं तुम्हारे मैसेजेस। शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? पहले तो फिर भी समझ आता था कि जवानी है, लेकिन अभी इस बुढ़ापे में तो शर्म करो। आज तो तेरा कुछ ज्यादा ही मुंह चल रहा है। रुक जा, अभी तुझे चुप कराता हूं मैं। फिर गगन मृदुला के हाथ को मरोड़ने लगता है और उससे मृदुला को बहुत दर्द होता है। गगन, गगन मेरा हाथ छोड़ो गगन, मुझे दर्द हो रहा है। बोलेगी वापस? चलाएगी क्या अपनी जबान कैंची की तरह? हाँ? नहीं, छोड़ दो मुझे। फिर गगन उसका हाथ छोड़ देता है। आइंदा से अगर मेरे साथ बहसबाजी की तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि ना तो तू बोलने लायक रहेगी, ना ही कुछ करने लायक। ये सब देखकर पिया के होश उड़ जाते हैं। फिर गगन जब कमरे के बाहर चला जाता है तभी पिया कमरे के अंदर आती है और रोती हुई अपनी सास को वो सांत्वना देती है। रोइए मत माँ जी, ये लीजिए पानी पीजिए। और आप ये सब सहन क्यों करके ले रहे हो? पापा जी आपके साथ जो भी कर रहे हैं वो सरासर गलत है। अपने आत्मसम्मान के लिए आपको उनके खिलाफ लड़ना ही होगा। नहीं पिया, मैं इस उम्र में सिर्फ सुख शांति ही चाहती हूँ। अब मुझे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। जाने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। गगन कभी नहीं बदलने वाला। लेकिन माँ जी। पिया, मुझसे वादा करो, वादा करो कि तुम अभी को कुछ नहीं बताओगी, क्योंकि अगर उसे ये सब पता चला तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा और खामखा बाप बेटे की दुश्मनी हो जाएगी और मैं घर में कोई कलेश नहीं चाहती। लेकिन माँ जी, अभी को ये बात पता होनी जरूरी है, तो फिर आप इस बात को क्यों दबा रही हो? नहीं पिया, मैं जो भी कह रही हूँ उतना करो। तुम मुझे अपनी माँ मानती हो ना? हाँ माँ जी। तो तुम अभी को कुछ भी नहीं बोलोगी? तुम्हें अपनी माँ की कसम। ना चाहते हुए भी प्रिया अब मृदुला के साथ हो रहे व्यवहार को रोक नहीं पाती और कसम देने के कारण वो अभी को भी ये सारी बातें बता नहीं पाती। फिर एक दिन जब गगन का दोस्त भूषण आता है तभी भूषण को देखकर प्रिया में फिर से दर्द होने लगता है और उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं। हेलो पिया, कैसी हो बेटा? ये आदमी, इसे देखकर मुझे क्या हो रहा है? नहीं, खुद को संभाल पिया। पिया बेटी, भूषण अंकल कुछ बोल रहे हैं तुमसे। माफ कीजिए अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप शादी में क्यों नहीं आए? अरे बेटा, मैं एक लॉन्ग ट्रिप पर गया था विदेश में।
और किसी कारणवश मुझे वहीं पर रुकना पड़ा, इसलिए मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाया। खैर, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। ये तोहफा लो। तुम्हें और अभी को शादी मुबारक हो बेटा। शुक्रिया अंकल। लेकिन भूषण जब प्रिया को देखता है तभी उसे उसमें कुछ अजीब बात लगती है, और फिर बाद में वो गगन से भी कहता है, अरे ये क्या कह रहा है तू? देख गगन, मुझे तेरी बहू में कुछ गड़बड़ लग रही है। ना जाने क्यों, उसे देखकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस हुआ। लगता है तेरा कल का हैंगओवर अभी तक नहीं उतरा। चल, अपनी बकवास अब बंद कर और हमारे लिए एक पेग बना। गगन भूषण की बात को नजरअंदाज कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद अभिराज का जन्मदिन आता है और उस मौके पर पिया अभिराज के लिए ढेर सारे तोहफे लाती है। अरे बाप रे, इतने सारे तोहफे! शुक्रिया पिया, ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतना स्पेशल मैंने आज तक कभी महसूस नहीं किया। थैंक यू सो मच पिया। नहीं अभी, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, क्योंकि अगर आज के दिन तुम पैदा ही नहीं होते तो तुम मुझे कभी नहीं मिलते। सही बात है। लेकिन नहीं अभी, अगर मैं सच कहूँ ना तो मैं भगवान का पूरे मन से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरी और तुम्हारी मुलाकात कराई और तुमने मेरा तब साथ दिया जब मैं पूरी तरह से बेसहारा हो चुकी थी, और जब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा था तब तुमने मुझे प्यार किया, मेरी देखरेख की, और अब मेरी यही तमन्ना है कि हर जन्म तुम मुझे ही मिलो। चिंता मत करो पिया, हर जन्म का तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। फिर पिया अभी के गले लगती है और शाम में अभी के जन्मदिन की पार्टी होती है जिसमें सभी लोग आते हैं। जन्मदिन मुबारक हो मेरे भाई। जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं अभी। शुक्रिया कोयल। शुक्रिया पुलकित। और कैसी हो पिया? मैं ठीक हूँ कोयल, तुम कैसी हो? बस ठीक। तुम्हें और अभिराज को एक साथ पति पत्नी के रूप में देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। शुक्रिया कोयल, लेकिन ये सब तुम सबके कारण ही हो पाया है। तुमने मेरा हमेशा एक बहन की तरह साथ दिया है, अच्छे से देखभाल की। उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कोयल। ओफो पिया, तुम बिना बड़ी सेंटी हो जाती हो। चलो अब हम केक काटते हैं। सुना है तुमने अपने हाथों से बड़ा सा केक बनाया है। हाँ कोयल, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम भी चक्कर बताना, आखिर कैसा बना है केक? अरे केक तो अच्छा ही बना होगा, आखिर उसे तुमने जो बनाया है। फिर कोयल जब पिया के हाथ का बना केक खाती है तभी वो उसे काफी पसंद आता है। अरे वाह पिया, ये केक तो वाकई में लाजवाब है। उफ, क्या स्वाद है इसका। आज से पहले मैंने ऐसा स्वादिष्ट और मजेदार केक कभी नहीं खाया, वो भी घर का बना हुआ। सच में पिया, बहुत टेस्टी बना है केक। शुक्रिया कोयल। और लो ना। अरे नहीं पिया, बस बहुत खा लिया मैंने केक। मेरी एक सहेली है आहाना, वो भी एक बेकर है। आज तक तो मुझे उसके ही हाथ के बने केक पसंद आते थे, लेकिन अब से मैं तुम्हारे हाथ का केक भी खाने आया करूंगी। क्या कहा? आहाना? हाँ पिया, यही तो नाम है मेरी सहेली का, आहाना। वो नाम सुनकर पिया के सर में फिर से बहुत तेज दर्द उठता है और उसे किसी लड़की का धुंधला धुंधला चेहरा याद आता है। क्या हुआ पिया, सब ठीक है ना? हाँ हाँ कोयल, सब ठीक है। वो बस हल्का सा दर्द हो रहा है। कल रात से ठीक से सो नहीं पाई ना, इसीलिए। अच्छा, लगता है अपने पति के जन्मदिन की कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। हाँ? हाँ कोयल, ये उसका पहला जन्मदिन है मेरे साथ, तो उसे तो यादगार और बड़ा बनाना ही था ना। हाँ, वो बात भी सही है। फिर एक दिन जब पिया एक रास्ते से जा रही होती है
तभी उसे फिर से वो बूढ़ा आदमी नजर आता है जिसे उसने कुछ ही दिनों पहले देखा था और उसका पीछा करने की कोशिश भी की थी। अरे, ये तो वही बूढ़े काका हैं। लेकिन ये क्या? शायद ये दोनों गुंडे उनसे पैसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। हे भगवान! ओए बुड्ढे, जल्दी से हमें अपना बटुआ दे दे। हमें सब पता है। अभी अभी तो एटीएम से पैसे निकाल कर आ रहा है। पैसे निकालता है या टपका दूं तुझे इधर के इधर? हाँ? नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने तुम दोनों का क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझ गरीब को। ये मेरी पेंशन के पैसे हैं। मेरा इस दुनिया में कोई है भी नहीं। इन्हीं पैसों के सहारे मैं जी रहा हूँ। मुझसे कुछ भी मत लूटो। छोड़ दो मुझे। अरे चुप! ओए कालू, छीन ले इसके सारे पैसे। हाँ बॉस। फिर वो दोनों गुंडे उस बूढ़े आदमी के पैसे छीन ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर पिया आती है और वो उन दोनों गुंडों की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क देती है, जिससे उन दोनों की आंखों में भयंकर जलन होने लगती है। अरे नहीं, हमारी आंखें मर गई रे। नहीं। नालायक बेशर्मो! अरे, अगर इनकी जगह तुम्हारे बूढ़े पिता होते तो तुम्हें कैसा लगता? हाँ? बुजुर्ग आदमी को परेशान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? रुको, तुम दोनों को तो मैं अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। वो दोनों गुंडे वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त रहते ही पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। धन्यवाद बेटी। आज अगर तुम यहाँ पर नहीं होती तो वो दरिंदे मेरे पैसे छीनकर भाग जाते। मेरी जान और मेरे पैसे बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। कोई बात नहीं काका, आप तो मेरे पिता समान हो और आपके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना। बेटी, जब तुम मेरी इतनी मदद कर रही हो तो चलो, मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय पिलाता हूँ। मैं बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ। पर काका, पर वर कुछ नहीं बेटी। अगर तुम मुझे अपना पिता समझती हो तो तुम भी मेरी बेटी हुई ना, और एक बेटी अपने पिता को कभी मना नहीं करती। चलो, मेरे घर चलो बेटी। फिर पिया उस बूढ़े आदमी के घर चली जाती है। अरे वाह काका, चाय तो आपने एकदम कमाल की बनाई है। धन्यवाद बेटी। लेकिन काका, आप यहाँ पर अकेले रहते हो क्या? आपका अपना कोई नहीं है क्या? अपने तो थे बेटे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये देखो, ये तस्वीरें देखो। ये मेरी बेटी है जिसकी मौत आज से 22 साल पहले हुई है, और ये मेरी बीवी है जिसकी मौत आज से 10 साल पहले हुई। जब पिया उन दीवार पर टंगी हुई तस्वीरों को देखती है तब उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो पूरी तरह चौंक जाती है। आखिर कौन है वो दोनों? जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।